जय हिंद दोस्तों आज जो मैं पेपर करा रहा हूँ ये आपका रिलेशन भर्ती आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का है। यानी जो लखनऊ जडारो में जो आपका रिलेशन भर्ती जो पेपर हुआ था वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आए थे और इसकी जो फाइनल कट ऑफ उस समय गए थे 43 क्वेश्चन गए थे। यानी जिन लड़कों ने 43 क्वेश्चन तक सही कर रखा था उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया था। तो आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सेक्शन वाइज करा रहा हूँ। अब हर सेक्शन में यह काउंट करते रहना कि कौन से क्वेश्चन यानी किस सेक्शन की आपको गलत हो रही है। यानी कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया। यानी कौन सा सेक्शन आपका वीक है और कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सके वहाँ पे। और दोस्तों अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं लिए नोट्स ले लेना। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ना ये कंप्लीट आपके न्यू पैटर्न के। यानी अब जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना एनएक एग्जाम में वो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सारे तैयार कर लीजिएगा आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लखनऊ जडारो में जो नर्सिंग असिस्टेंट का रिलेशन भर्ती का पेपर आया था वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जो हमारा पहला क्वेश्चन ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और यानी जो आपका बायोलॉजी है इसके अगर टोटल 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और सबसे पहले ट्राई करिए कि कितना क्वेश्चन वो गलत हो रहा है कितना आपको सही हो रहा है। यानी कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू आगे कर सकें। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं इनके जो आंसर है पहले खुद देने की ट्राई करिए कि इसका आंसर राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है क्लोरीन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा क्या है फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं, किससे प्राप्त करती हैं, वो कैल्शियम से प्राप्त करती हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि शीत संवेदी पादपों के झिल्ली की लिपिड में क्या होता है। और इसके जो चार ऑप्शन क्या है, पहला है कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल, दूसरा है कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल और तीसरा क्या है समानुपात में संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल और चौथा क्या है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर इसका आप नोट करना ऑप्शन नंबर डी यानी उच्च अनुपात में असंतृप्त और वसा अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो केवल आप नोट करते याद रहना। यानी सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिखना और उसके आगे इसका जो राइट आंसर है राइट आंसर नोट कर लेना। आपका जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे आपके सामने ये क्वेश्चन अगर आप याद रहेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आर्मी में क्या होता है सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी एक एआरओ जडारो को दूसरे एआरओ जडारो में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप ये सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है लहसुन, दूसरा हल्दी, तीसरा सूरजमुखी और चौथा है गुलाब। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर भी इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी कि हल्दी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है फ्रैक्चर, दूसरा है साइब्रस डिस्प्लेसिया और तीसरा है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस और चौथा है क्या है एक्रोमिगेली। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, यानी कौन सी प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा में, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और चौथा क्या है यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है प्रकाशिक अपघटन, दूसरा है प्रकाश स्फुरण और तीसरा है समन और चौथा है अपमार्जन।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शमन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एक कॉपी में सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और बार बार इन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन करते चलना। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रजक एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है फाइटोक्रोम, दूसरा हमारा है क्रिप्टोक्रोम, और तीसरा है कैरेटिनाइट, और चौथा है क्या है क्लोरोफिल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फाइटोक्रोम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था 8 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है महिलाएं, दूसरा पुरुष, तीसरा है पादप, चौथा है जीवाणु। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पादप हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आप वही तैयारी करिए जो आपके एग्जाम के लिए बेटर होता है, यानी कम टाइम पे आप जितने से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं वो करते रहना। और मैं आपको इतने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको नोट कराता जाऊँ, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा आया, इसमें पूछा जा रहा है PM 2.5 दर्शाने वाले वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है पुरातत्व स्मारकों के लिए, दूसरा है राष्ट्रीय पार्कों के लिए, और तीसरा है वनस्पति उद्यानों के लिए, और चौथा है क्या वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा 10 नंबर में कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों की क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है 15.5, दूसरा 10.5, तीसरा 2.5 और चौथा है 20.5। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो ये पेपर में करा रहा हूँ, इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी वहां पे उस टाइम 42 क्वेश्चन गई थी, यानी जिन लड़कों ने 42 क्वेश्चन तक सही कर रखे थे उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया था। तो अगर आप ये पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, अगर आपके 42 का क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है, यानी आपको इसी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना है। और जो अगला क्वेश्चन आया था 11 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आयोडीन परीक्षण किसको पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है वसा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लीवर किससे भरपूर स्रोत है, यानी लीवर किससे भरपूर स्रोत है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है शर्करा, दूसरा है वसा, घुलनशील विटामिन, तीसरा है खनिज और चौथा है क्या है प्रोटीन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसा घुलनशील विटामिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा गया है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला समस्त वसा, दूसरा है प्रोटीनों, तीसरा है विटामिनों और चौथा है सभी कार्बोहाइड्रेटों। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीनों हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिग्मा रूपी बृहदार्थ किसका भाग है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बड़ी आंत, दूसरा क्षुद्रांत, तीसरा है छोटी आंत और चौथा क्या है गुर्दा। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना क्या हो जाएगा, बड़ी आंत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया 15 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, यानी प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है इच्छु शर्करा, दूसरा है रक्त, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है क्या यूरिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा रक्त हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी प्राकृतिक कोलाइड कौन सा हो जाएगा, वह रक्त हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगला सेक्शन हमारा जो केमिस्ट्री का आता है, जिसके भी आपके 15 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ये भी सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा।
और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम होता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला पेट्रोल, दूसरा कोयला, तीसरा लकड़ी और चौथा क्या है, गोबर के उपले। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेट्रोल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परमाणु संख्या हमेशा के बराबर होती है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा न्यूट्रॉनों की संख्या, तीसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चौथा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, वह प्रोटॉनों की संख्या के हमेशा बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है। यह क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो मैग्नीशियम जो होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, वह होती है 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, यानी एल्कीन होता सामान्य सूत्र क्या होता है, HNH2N होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा CnH2n हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का अणुभार सबसे अधिक है, और इसमें दिए क्या जा रहे हैं, क्रिप्टॉन हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनेनियम हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कौन से अक्रिय गैस का अणुभार सबसे अधिक है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें किसका सबसे अणुभार सबसे अधिक हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अल्फा, दूसरा गामा, तीसरा इंफ्रारेड और चौथा एक्स किरण। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गामा किरण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह डाबिर नाइनर त्रिक नहीं है, और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी जो हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें पूछा जा रहा है कौन सा डाइबर नाइन त्रिक नहीं है, इससे पूछा क्या जा रहा है नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यह नहीं हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा NPU ये हमारा गोल्ड हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा नहीं होगा। यानी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप सेम टू सेम ऐसे ही नोट करना है, क्योंकि एग्जाम जब भी आपका वहां पे लगेगा सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सामने ऐसा क्वेश्चन आता है इसको ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सल्फर, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारे दिए जा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, ये हमारे तीनों जो दिए जा रहे हैं तीनों के तीनों क्या है धातु, इनमें से कोई नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कोई विकल्प सही नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जब आया था इसमें पूछा गया था कि किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, यानी किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। और मैं इस पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, पहला है एक उत्प्रेरक कुछ नहीं बल्कि उस अभिक्रिया के एक अंतिम उत्पाद है। दूसरा दिया जा रहा है यह अभिक्रिया की दर को परिवर्तित नहीं करता है। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। चौथा है रासायनिक अभिक्रिया को धीमी कर देता है। तो किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य यही होता है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी जो गति होती है क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन पेपर में तो आपको यही राइट किया गया था, लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऐसा होना चाहिए था कि जो हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती उसकी गति में परिवर्तित कर देना,
क्योंकि कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं गति को तेज करते हैं, कुछ होते हैं धीमी करते हैं, यानी इसमें होना चाहिए जो अभिक्रिया की वृद्धि की दर को परिवर्तित कर देते हैं। यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता है। लेकिन जब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये वाला, वहां पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया जाए इसको राइट किया गया था वहां पे। तो अगर आपके सामने जब भी एनए का एग्जाम लगता है, ऐसा क्वेश्चन कोई देखने को मिलता है, तो आपको भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट करना है वहां पे। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना है। यानी जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन हो गया, हमारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया। इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है यह कौन सी निष्क्रिय गैस है कि नहीं है, नहीं है। ये जो हमारा नाइट्रोजन दिया जा रहा है यह क्या हो जाएगा, एक निष्क्रिय गैस हो जाएगी। यानी से पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, एक निष्क्रिय गैस हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये तो सबको ही पता है कि उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आइसोटोप। उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन आया था इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा दाता परमाणु नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फास्फोरस, दूसरा एंटीमनी, तीसरा आर्सेनिक और चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें जो फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो, ये सारे क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं। लेकिन जो हमारा एल्यूमिनियम है यह एक दाता परमाणु आपका नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है पीतल तथा यानी पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला तांबा और जस्ता, दूसरा तांबा तथा सोनात और तीसरा तांबा जस्ता निकिल और चौथा है तांबा तथा निकिल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना, तांबा तथा जस्ता हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हो जाएंगे, वह तांबा तथा जस्ता हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन तो हर किसी को ही पता होगा। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है क्या, खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा, दूसरा है कपड़े धोने का पाउडर, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस और चौथा है वुडन रॉक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था इसमें पूछा क्या जा रहा है CaCl3 का सामान्य नाम क्या है। तो CS जो Cl3 दिया जा रहा है इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम देंगे ना, वहाँ पे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और इसके आगे हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि फिजिक्स का है, और जिसके टोटल आपके 5 क्वेश्चन एनए के एग्जाम में आते हैं। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या जा रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो त्वरण होता है क्या होता है, अधिक हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला समतल प्रक्षेप पथ, दूसरा वक्र प्रक्षेप पथ, तीसरा सीधा प्रक्षेप पथ और चौथा ऊंचा प्रक्षेप पथ। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊंचा प्रक्षेप पथ हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। यानी भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है लक्स, दूसरा ओम, तीसरा फैराडे और चौथा क्या, सीमेंस। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना कितना हो जाएगा, यानी सीमेंस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ल्यूसीमीटर, दूसरा हमारा क्रायोमीटर, तीसरा हमारा साइनोमीटर और चौथा क्या, बैरोमीटर।
तो राइट आंसर कितना होगा इसका? राइट आंसर आप नोट करना ऑप्शन नंबर ए यानी कि ल्यूसीमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है, यानी जी को क्या कहा जाता है। और चार ऑप्शन क्या है? पहला है गुरुत्वीय स्थिरांक, दूसरा है गुरुत्वीय आकर्षण, तीसरा है गुरुत्वीय बल और चौथा क्या? गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। तो राइट आंसर नोट करना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि जीके को होता है। जीके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारा जो पहला जीके का क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। और चार ऑप्शन क्या है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा विवेकानंद, तीसरा राजा राम मोहन राय और चौथा क्या? जय राम साहनी। तो राइट आंसर कितना होगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजा राम मोहन राय हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताने कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने आपके रॉन्ग हो रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या जा रहा है ब्लैक हिल यानी ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं। और चार ऑप्शन क्या है? पहला नेपाल हो गया, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, तीसरा हो गया भूटान हो गया, चौथा अफगानिस्तान हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा क्या जा रहा है जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। और चार ऑप्शन क्या है? पहला हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा क्या है? राजस्थान। तो राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रही है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। और चार ऑप्शन क्या है? पहला है आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा कानपुर, चौथा है मथुरा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी यानी मथुरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना वह कितना हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 163 के तहत यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी। और चार ऑप्शन क्या है? पहला झांसी, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा प्रयागराज, चौथा है सासाराम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्र हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमारा आता है 42 नंबर आता है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है। और चार ऑप्शन क्या है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल और चौथा है मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुख्यमंत्री हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। और चार ऑप्शन क्या? पहला है गुरु नानक, दूसरा है गुरु अंगद, तीसरा विवेकानंद और चौथा है गुरु वल्लभ। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरु नानक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। और चार ऑप्शन क्या है? पहला है अंटार्कटिका महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर और चौथा है प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी प्रशांत महासागर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर। इसमें पूछा गया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। और चार ऑप्शन क्या? पहला शाहजहां, दूसरा मीरवकी और तीसरा जहांगीर और चौथा क्या? अकबर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीरवकी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों कई बार जीके में क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन नोट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है मैथमेटिक्स का आता है, जो कि आपके 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और मैथ के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन लिखते चलना, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। जितने क्वेश्चन सेट करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 5 हैं।
यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और भागफल 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो इसका रूल क्या होता है, एक होता है हमारा, एक तो मान होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, और इसमें दिया क्या जाए, एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया जा रहा है, यह दिया, एक दिया गया 60 दिया गया और एक दिया गया 5 दिया जा रहा है। और हमसे यदि एक संख्या 2 से विभाजित किया जाए और भागफल 10 है, तो यानी संख्या मान लो 100 हो गई। ठीक है, और मान लो संख्या क्या कह रहा है कि यदि 10 से विभाजित यानी कि 2 से विभाजित किया जाए, यानी इसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और भागफल कितना है, 10 है, तो बताओ संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 20 हो जाएगी, इधर आए गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या कितनी होगी, एक संख्या तो हमारी 20 हो गई, और हमसे पूछ क्या रहा है, बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा 60 गुणे 5 और बटे 20, काट दो, इधर 3 हो गया, और 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 5 या 15, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आते हैं ना इन्हें एग्जाम में मैथ के, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक ईंट की माप 29 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखना जो ये मात्रक दिए गए हैं, कहीं पे वो ये सेंटीमीटर है और कहीं पे मीटर, यानी कहीं पे हम देख रहे हैं कि सेंटीमीटर मात्रक चल रहे हैं और कहीं पे देख रहे हैं मीटर चल रहे हैं। तो ये जो सारे मात्रक है एक में आपको बदल लेना है। ये तो सबको पता ही होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, तो 100 सेंटीमीटर आपके हो जाते। तो सभी को हम किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर बदल लेंगे, तो वहां से हमारा जो आंसर होगा निकल के आ जाएगा। सबसे पहले देखना एक ईंट की माप, यानी एक ईंट हो गया वो 28 सेंटी 18, यानी 28 गुणे 18 गुणे 6 और तथा 21 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो कमरा बन रहा है यानी उसका आयतन निकालो, कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो कितनी दी जा रही, 21, और इसे मीटर में सेंटीमीटर बदल लो, गुणे 100 और गुणे 12 सेंटीमीटर के लिए गुणे 100 कर देंगे, अब गुणे 36 सेंटीमीटर, ये तो कमरे का हो गया आयतन। अब निकालो एक ईंट का आयतन कितना, एक ईंट के आयतन से भाग कर देंगे, वहां जो आंसर निकलेगा वह ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगा। और एक ईंट का आयतन कितना है, यानी कि 28 सेंटीमीटर वो दिया ही जा रहा है, और गुणे 18 और गुणे 6, ये सारे मान लो ऑलरेडी पहले सेंटीमीटर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से काट लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो जो कट रहा हो उसे काट लेते हैं, 18 इसे काट दिया, 18 दूना हो गया 36 हो गया, और 2 से इसे फिर काट दिया, यहाँ कितना हो गया 14 हो गया। अब मान लो 7 से काट दे, 7 त्रिक 21 हो गया, और इसे काटा यानी कि 7 दूना 14 हो गया, इधर हो गया 7 त्रिक 21 हो गया। अब इस 2 से फिर 2 काट दो, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 2 छाक 12 6 हो गया, और इस 6 से ये 6 कट जाएगा। अब बच कितना रहा, इधर केवल बचा है 3, कितना बचा है 3, और यानी कि इसे गुणा हो गया 100 और ये 100, यानी कि 4 जीरो और लिख लो आगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैथ करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना कि आप वहां पे बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे इतने क्वेश्चन कर लोगे, आपका जो रिटन एग्जाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं एक कार रही होगी, ठीक है, और अगर हम उसे कितने बेचते हैं, 3,80,000 में हमने बेची कार को, तो हमें नुकसान कितना हुआ, नुकसान तो हमारा हो गया 5%, तो हमारी कार रही कितनी होगी, कार हमारी कितनी रही होगी, वह रही होगी 100/95, तो हमारी ये कार रही होगी। ठीक है, अब हमें कितने बेचे कि 15% लाभ हो, तो 15% अगर लाभ लेना कितने बेच देंगे, उसे बेच देंगे 115/100। तो इससे हम काट देंगे, जो भी यहाँ से काटने के बाद आंसर आएगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 100 से ये 100 कट जाएगा हमारा,
और इसे काटो किससे, 5 से काट दो, 5 1 5 हो गया 4, यानी 5 9 45 हो गया। और इसे 5 से काटो, 5 दूना 10 हो गया और 5 3 15 हो गया। ठीक है, अब 19 से इसे काटो, कितना हो गया, 19 दूना 38 हो गया। अब इसे गुणा कर दो, यानी कि 3 गुणे इधर कितना है 23 है, ये कितना हो गया 23 गुणे 46 हो गया। और ये हमारे 1 2 3 जीरो है, 4 जीरो, ये जीरो लगा दो, यानी 2 2 4। तो कितना आंसर हमारा हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर आप वहां पे क्वेश्चन लगाओगे, दिखने में थोड़े बड़े क्वेश्चन लग सकते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल वहां पे नहीं लगेगा। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें पूछा जा रहा है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और अगली 85 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति यानी कि उसकी क्या होगी। तो औसत गति कैसे निकालेंगे, इसका एक रूल होता है, यानी कुल दूरी, यानी क्या होता है, जो हमारी कुल दूरी होती है, यानी जो हमारी क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी, और बटे कुल समय, और बटे क्या लिख देंगे, कुल समय से हम भाग कर देंगे, वहां से हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी दी जा रही है, यहाँ पे वो दूरी कितनी है 272 किलोमीटर, और यहाँ कितनी है 85 किलोमीटर। तो इनको कुल दूरी कितनी होगी, वह 272 और प्लस 50, ये तो कुल दूरी। कुल समय कितना हो गया, तो समय कैसे निकालेंगे, पहले क्या 272 है और बटे कितना 40, यानी 272 की स्पीड दूरी अगर 40 की स्पीड से तय करेगी तो कितना समय लगेगा, समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो समय कितना लग रहा है, दूरी बटे चाल, यानी 272 बटे चाल कितना है 40, और प्लस, तो कुल समय पूछा, और आगे समय कितना लगेगा, 85 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, और चाल कितना दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है 50। ये हो गया हमारा समय। जो जो कट रहा हो काट देते हैं यहाँ पे, इसे 5 से काटते हैं, कितना हो गया 5 1 5, यहाँ 3 5 7 35, इधर हो गया 10, इसे अब किससे कटेगा 4 से काट देते हैं 10, 4 छंग 24 हो गया, 25 26 27 3, यानी 8 चौक 32 हो गया, कितना हो गया 68 हो गया। अब देखो नीचे यहाँ भी 10 बच रहा है, यहाँ भी 10 बच रहा है, एलसीएम के ऊपर कितना होगा, ऊपर जोड़ लो, ऊपर कितना हो जाएगा, यानी 2 और 5 कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 7 हो गया, और इधर कितना हो गया, 7 से 14 15 के 5 हो गया, हाथ चलाएं 1 2 1 3 हो गया, यानी कितना हो गया 357। एक बार जोड़ लो, 5 2 7 हुआ, और ये कितना हो गया 7 से 14 15 के 5, हाथ चला 1, यानी कि कितना हो जाएगा 7 से 14 15 के 5, हाथ चला 1, यानी 2 1 3 357 सही है। और बटे कितना कर देंगे इनको, अब देखो एलसीएम कितना, एलसीएम यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना 68 और 17, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 68 और 17 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 से 14 14 15 के 5, हाथ चला 1, यानी 1 1 2, और 6 2 कितना हो गया 6 7 8, यानी कितना हो गया 85 85 हो जाएगा। अब ये 10 हट के आ जाएगा किधर, गुणा में आ गया ऊपर हो जाएगा। अब जो जो मान कट रहे हैं काट दो, कितना आएगा, जैसे 5 से काटो कितना होगा 5 1 के 5, यहाँ 3 हो जाए, इधर हो जाए 5 7 35 हो गया, और इसे काट दो कितने 5 से, 5 दूना 10 हो गया। अब जो जो कटे फिर काट दो, यानी इसे काटो 17 दूना 34 हो गया, एक बचा फिर 17 हो गया, 17 के 17 हो गया, यानी कितना इधर आ गया 21 गुणे 2, यानी 21 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 1 के 2 2 9 4, यानी कि औसत चाल कितनी आ जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी ना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कराओ, इनकी एक दो बार जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे, कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम जब भी देते जाएं कोई भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और जो अगला क्वेश्चन आया है इसमें पूछा क्या जा रहा है, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा। देखो दो लोग हो गए, ठीक, एक तो क्या हो गया, मान लो एक हो गया मोहन हो गया, एक हो गया रमेश हो गए, ठीक है। मोहन जो है रमेश मिलकर एक कार्य को करते हैं 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, यानी कौन कुशल है, मोहन 50%, यानी कि अधिक को 50%, 150 कर देंगे, ये मान लो 100 रहे होंगे तो ये 150 हो जाएंगे। अब ये तो हमारा क्या है, कुशल है, ये हमारा क्या दिया जा रहा है, क्षमता, यानी क्षमता का अनुपात दिया जा रहा है, किसका अनुपात, क्षमता का। जो कटे काट तो 0 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से इधर काटेंगे 5 3 15 हो जाएगा। तो इनका क्षमता का अनुपात कितना निकल के आ गया, 3:2,
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दिन में 3 काम करते हैं और ये एक दिन में 2 काम करते हैं। और सवाल में क्या दिया जा रहा है, यानी रमेश मिश्रा एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर दो, तो कुल काम कितना है। तो अगर ये एक दिन में 3 करते हैं, ये एक दिन में 2 करते हैं, तो और एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, वो 5 कर रहे हैं। तो 15 दिन में दोनों मिलकर कितना काम किए होंगे, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 5, यानी 15 25 के साथ गुणा कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। अब पूछा क्या जा रहा, अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। तो मोहन कहाँ है, मोहन ये है, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और कुल काम कितना हमारा 15 गुणे 5 है। ये अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो पूरे काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, 3 से काट दो, कितना हो गया यहाँ पे 3 पचे 15 और 5 गुणे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, मोहन अगर अकेले काम करते हैं तो 25 दिन में पूरे काम को समाप्त कर पाएंगे। ने ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां पे हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।